Hello guys, welcome back to my channel. This is Sudhanshu Saxena. In this video, we are going to discuss the topic of profit and loss. Questions on this topic are generally asked in quant section of your CAT, GMAT and other MBA exams and many government exam as well like SSC, IBPS, SBI, PO and clerk. So let's start our session with basic introduction of this topic and then we will discuss multiple examples to make our concept more clear. So let's start with basic definition of profit and loss concept. This concept is used in mathematics to determine the price of a commodity in the market and understand how profitable your business is. So basically profit and loss concept comes in picture when we are calculating the profitability of a business. So there are multiple terms like cost price, selling price, mark price, profit, loss, discount percentage, and many other terms which we will use to solve this question. There will be a lot of terminologies which will be used in your question. So you should understand the meaning of these terms. So let's start with cost price. So the cost price or the price or amount paid to purchase a product or cost incurred in manufacturing a product is known as the cost price of that product. And what is selling price? The price at which the product is sold is called selling price of the product. And mark price is the tag price, is the price that is printed on the tag of that article. For all practical purposes we assume it to be same as list price, यानी कि हम मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस को अपने क्वेश्चंस में सेम मानेंगे. Profit, the amount gained after selling a product more than its cost price, and loss is the amount the seller gets after selling the product less than its cost price, can be termed as loss. So to understand these terms, let's take an example. Suppose I am a shopkeeper. मेरा एक शॉप है जो कोल्ड ड्रिंक्स सेल करता है. सपोज़ मैं अपने कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक सेल करता हूँ और बैक एंड पे मैं डायरेक्ट कंपनी से कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करता हूँ. सो अगर सपोज़ एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत 70 रुपीज़ है, उसका प्राइस टैग जो लगा हुआ है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वो 70 रुपीज़ है, यानी कि उसका MRP 70 रुपीज़ लिखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर. तो सपोज़ मैंने कंपनी से डायरेक्ट परचेज़ किया तो कंपनी ने मुझे इंस्टेड ऑफ टैग प्राइस उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को 60 रुपीज़ में मुझे सेल कर दिया. तो कंपनी के लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 60 रुपीज़ हो गया, बट उसको जो उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में, उसको पैक करने में और जो फाइनल आउटपुट हमारा निकलता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल के रूप में, उसको कंप्लीट करने में जो उसका अमाउंट खर्च हुआ है, जो उसको कॉस्ट लगी है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस होगी. मे बी वो 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ या उसका प्रॉफिट हटा करके जितना भी अमाउंट बचता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा. और मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? कंपनी ने मुझे 60 रुपीज़ में बेचा, तो मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस एज अ शॉपकीपर मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ 60 रुपीज़. तो देखने वाली बात यह है कि कॉस्ट प्राइस हर एक पार्टी के लिए डिफरेंट होता है. सपोज़ एक प्रोसेस में मल्टीपल पार्टीज़ लगती हैं, जैसे एक कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसको अपने डीलरशिप के पास बेचती है, वो रिटेलर के पास बेचता है और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है. तो हर एक को बेचते वक्त कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल के कुछ अमाउंट पे बेचेगी फर्स्ट पार्टी को, उसके बाद रिटेलर को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे बेचा जाएगा, वो अपना प्रॉफिट निकाल के रिटेलर को बेचेंगे और फिर रिटेलर कस्टमर को अपना प्रॉफिट निकाल के कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेगा. तो सपोज़ इसमें हम 3 पार्टी कंसिडर करते हैं. फैक्ट्री या कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रही है, मैं एक शॉपकीपर जो कि कोल्ड ड्रिंक को अपनी दुकान पे रखता हूँ और उसको कस्टमर को सेल करता हूँ, कस्टमर उस कोल्ड ड्रिंक को ख़रीद के लेके जाता है. तो पहली पार्टी हो गई कंपनी को मान लीजिए कि सारा रॉ मटेरियल और बॉटल वगैरह का कॉस्ट मिलो के उसको दुकान तक पहुँचाने का उसका जो कॉस्ट लगा वो उसको 50 रुपीज़ पड़ता है. तो कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी तो उसमें मान लीजिए 10 रुपये का प्रॉफिट लगाएगा कंपनी और उसको 60 रुपीज़ में एक शॉपकीपर को सेल कर देगी, यानी कि मुझे कंपनी ने 60 रुपीज़ में बेचा. कंपनी को जो उसकी खर्चा आया वो आया 50 रुपीज़ का. तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो 50 रुपीज़ हो गई. कंपनी का सेलिंग प्राइस जो कि उसने मुझे बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 60 रुपीज़. तो कंपनी के केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60 रुपीज़. अब मैं जो शॉपकीपर हूँ, मैंने कंपनी से खरीदा 60 रुपीज़ में, कंपनी ने उस पर प्राइस टैग लगा कर दिया है मुझे 70 रुपीज़ का. तो अब मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो ये हुआ कि जब जितना खर्चा करके मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है, यानी कि 60 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया.
कंपनी का कॉस्ट प्राइस कितना था 50 रुपीज़, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 60 रुपीज़। कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना था 60 रुपीज़। अब मेरा सेलिंग प्राइस मैं डिसाइड करूँगा अपना प्रॉफिट लगा करके। सपोज़ मेरे को एक बॉटल पे 10 रुपये कमाने हैं, तो मैं उसको उसके प्राइस टैग पे यानी कि उसके MRP रेट पे 70 रुपीज़ में कस्टमर को बेचता हूँ। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हो गया 70 रुपीज़, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 60, सेलिंग प्राइस हो गया 70। अब थर्ड पार्टी आती है कस्टमर, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 70 रुपीज़, क्योंकि उसको मैंने ये प्रोडक्ट 70 रुपीज़ में बेचा है। अब वो आगे उसको यूज़ करता है या उसको सेल करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो तीन पार्टी हैं, कंपनी, शॉपकीपर और बायर, एक लोकल पर्सन। तो तीनों पार्टी के लिए कॉस्ट प्राइस हर बार चेंज होता रहा। तो कॉस्ट प्राइस और साथ साथ सेलिंग प्राइस भी चेंज होता रहा। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड क्वांटिटी है या फिक्स्ड एंटिटी है, उस वो वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टी वो चेंज होता रहता है कि किस टाइम पर कौन किसको बेच रहा है। सेम सेलिंग प्राइस का केस है, जो कि हम जिस अमाउंट पे हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। वो कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो सकता है, कंपनी ने शॉपकीपर को बेचा एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे, शॉपकीपर कस्टमर को बेचेगा एक दूसरे पर्टिकुलर प्राइस पे। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस भी वेरी करता रहता है। अब मार्क प्राइस की बात आई, मार्क प्राइस हमेशा सेम रहता है। कंपनी मार्क प्राइस डिसाइड करती है, टैग प्राइस। तो कंपनी ने मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर टैग लगाया जिसके ऊपर लिख दिया 70 या 80 या जितना भी 100 रुपीज़, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। डिपेंड करता है कि शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को मार्क प्राइस पे बेचेगा या उससे कम पे बेचेगा, उससे ज़्यादा पे बेचेगा, डिपेंड्स ऑन कस्टमर और रिटेल शॉप रिलेशन। तो मार्क प्राइस हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो या कंपनी हो। वो जितना कंपनी ने एक बार उस पर टैग लिख दिया वो फिर चेंज नहीं होगा। सो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब हमने जितना कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने या ख़रीदने में लगाया उससे ज़्यादा अमाउंट पे हमने किसी थर्ड पर्सन को उसको बेच दिया। यानी कि मैं सपोज शॉपकीपर हूँ, मैंने 60 रुपीज़ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदी थी कंपनी से और मैंने अपने सेलर को बेच दी लिस्ट प्राइस पे या फिर मार्क प्राइस पे, यानी कि 70 रुपीज़ में। तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला? मेरे को मिला 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने 70 रुपये में बेची और 60 रुपये में खरीदी थी, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का। सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 70 माइनस 60 विच इज़ 10 रुपीज़। लॉस का केस देखते हैं। सपोज़ मेरा पास काफ़ी सारा स्टॉक हो गया है किसी माल का। सपोज़ कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो गई है और मेरे पास स्टॉक बढ़ता जा रहा है। तो एक एज अ शॉपकीपर अगर मैं उसको सिर्फ बेचना चाहता हूँ कि कुछ अमाउंट तो आए, तो कई बार क्या होता है शॉपकीपर कोई भी लॉस में बेच सकता है उसको। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने 60 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, बट क्योंकि वो बिक नहीं रही तो मैंने उसको सोचा कि उससे कम दाम में बेचूंगा तो शायद बिक जाएगी, तो मैंने उसको 50 रुपीज़ में बेच दिया। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 60 रुपीज़ हो गया, सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 50 रुपीज़ हो गया, यानी कि मैंने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया। तो मेरे को जो हुआ लॉस हो गया फाइनली। लॉस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि इस केस में 60 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था मेरा 50 रुपीज़ या जितना भी मैंने बेचा होगा। तो 60 माइनस 50 यानी कि 10 रुपीज़ का मुझे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे लॉस होता है। अब डिस्काउंट कब आता है पिक्चर में? सपोज़ जैसे कि हम जनरली मार्केट में देखते हैं कि सेल लगती है, उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो सपोज़ कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे मैंने सेल लगाई, उस पर डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। मेरे को कोल्ड ड्रिंक की बोतल 60 रुपीज़ में मिल रही है। पहले मैं उसको टैग प्राइस पे देता था, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस जो कंपनी ने मार्क करके दिया हुआ है उसके बोतल के ऊपर प्रिंट करके 70 रुपीज़ का दिया हुआ था, तो मैं अपने कस्टमर को 70 में बेच रहा था। बट मैंने कोई पर्टिकुलर स्कीम चलाई और उसमें डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया मार्क प्राइस के ऊपर, कुछ कम मार्क प्राइस से कुछ कम अमाउंट में। तो मार्क प्राइस यानी कि 70 है, मैंने सपोज 65 रुपीज़ में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा डिस्काउंट कितना मैंने दिया कस्टमर को एक बोतल के ऊपर? कस्टमर के लिए वो बॉटल थी 70 रुपीज़ की, क्योंकि उसका बॉटल का टैग प्राइस था 70 रुपीज़। मैंने उसको 65 में बेचा, यानी कि कस्टमर को 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हो तो डिस्काउंट जितना भी अमाउंट हमने डिस्काउंट में दिया अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। सो गाइज इन सारी टर्म्स को ध्यान में रखिएगा ताकि हमारे क्वेश्चंस में करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टेबल इज, सपोज सेलिंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस टेबल का जो कि 651 रुपीज़ है और कस्टमर को शॉपकीपर को उस पर
7% का लॉस हुआ, या जो भी उसको उस टेबल को बेच रहा है उसको 7% का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस उस टेबल की कितनी रही होगी, यानी कि उस बंदे ने उस टेबल को कितने में ख़रीदा होगा कि 651 रुपीज़ बेचने पे 651 रुपीज़ में बेचने पे उसको 7% का लॉस होता है। तो हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें 651 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया एक्स। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया उस शॉपकीपर का या उस बंदे का। तो लॉस जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था उसका फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस यानी कि सी पी माइनस एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो x माइनस 651 इज़ योर लॉस। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस प्राइस निकालने का तरीका यही होता है कि प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं। लॉस परसेंट हमको 7 दे रखा था, x माइनस 651 अपॉन एक्स इंटू 100। इस कैलकुलेशन इस इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा x आ जाता है 700 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टेबल इज़ 700 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। गाइज इसको एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला और फिर उसमें वैल्यू पुट करी, इस तरीके से हमने कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए। बट अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, 7% लॉस ऑन अ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर 100% किसी प्रोडक्ट का अमाउंट है तो उस पर अगर हम 7% का लॉस उठाते हैं तो यानी कि हम उस प्रोडक्ट के वैल्यू के 93% के उसके प्रोडक्ट की वैल्यू के 93% पे हम उसको बेच दे रहे हैं, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का 93% हो गया। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 है अगर, और हम 7% लॉस पे बेचते हैं तो उस हमने सेलिंग प्राइस कितना रखा, 93% ऑफ दैट प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज़ अवर सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 93, और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 651 इज़ योर सेलिंग प्राइस, 93 इंटू सी पी को सी पी ही छोड़ दिया अपॉन 100। इससे हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 700 रुपीज़। तो इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, बट इसमें हमारे स्टेप्स कुछ कम हो जा रहे हैं। बस ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं, या सपोज़ मैं एक शॉपकीपर हूँ, अपना किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ और मान लीजिए कि मैंने 5% या 7% के नुकसान पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत का मतलब मैं 7% उस कस्टमर से कम ले रहा हूँ। जो मेरे को कॉस्ट प्राइस पड़ी थी उससे 7% कम ले रहा हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 7% माने यानी कि 7 रुपये, तो मैं उससे 7 रुपये कम यानी कि 93 रुपीज़ पे दे रहा हूँ। तो इसको अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में समझें तो कॉस्ट प्राइस के 100% का हम 7% कम अमाउंट कस्टमर से लेते हैं, यानी कि हम उसको 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे ही उस अमाउंट उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाता है 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 माइनस इस केस में 7% लॉस है, 100 माइनस 7 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सपोज हमें 7% प्रॉफिट हुआ होता तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, मैंने 7% प्रॉफिट ले लिया, यानी कि मैंने उसको 107 रुपये में बेचा, एस पी हो गया 107% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इस केस में हमने जो अभी इमेजिन किया है उसमें 100 रुपीज़ था, तो 107 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हमें 7% प्रॉफिट दिया होता तो हम ये मान के चलते कि भाई 107% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तब उस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस डिफरेंट आता क्योंकि वो प्रॉफिट में मान के चलते हैं हम। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ स्टेप्स बच जाते हैं, क्योंकि पेपर में जनरली क्या होता है टाइम की बहुत बाउंडेशन होती है, तो आप जितना कम स्टेप में जितना कम पेन पेपर यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट। यानी कि इस बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस सपोज़ कुछ हमारा एस पी सपोज सेलिंग प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है उस सेलिंग प्राइस का 80% है। सपोज़ मान लेते हैं कि 100 रुपये का हमारा सेलिंग हमने 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेचा है एज अ शॉपकीपर, मैंने 100 रुपये में प्रोडक्ट बेचा, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 100 रुपीज़ हो गया। इसमें मैंने सेलिंग प्राइस को एक्स के टर्म्स में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ आंसर नहीं मांगा है, हमसे परसेंटेज की फॉर्म में आंसर मांगा गया है।
तो परसेंटेज की फॉर्म में अगर हमें आंसर मांगा गया हो तो हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस या मतलब एक एग्जैक्ट नंबर मान सकते हैं। इसमें हमें 100x मानने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो गाइस हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन CP इज़ 80% ऑफ SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज़ 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 80% ऑफ 100, हमने SP को 100 माना है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 80 रुपीज़। अब इस केस में अगर समझें हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, साफ साफ दिख रहा है हमने कोई प्रोडक्ट 80 रुपये में ख़रीदा, उसको 100 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें सीधे सीधे 20 रुपये का मुनाफा हो गया या 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट, और हम इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट को किसके बेसिस पे निकालते हैं? प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकलती है, ना कि सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 100 माइनस 80, यानी कि 20 रुपीज़, हमारा कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज़, तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट इस केस में हमारा 20 और कॉस्ट प्राइस है 80। अपॉन में हमेशा हम प्रॉफिट के नीचे जो है उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 20 अपॉन 80 इंटू 100, यानी कि 25%। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। सो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 16 से 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस के इतने परसेंट प्रॉफिट पे हम इस बार हमें जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रॉफिट परसेंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई 16 2/3% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के जो उसका सेलिंग प्राइस है उसका इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो मान लीजिए कि इस बार भी हमसे कोई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे परसेंटेज में आंसर पूछा गया है और क्वेश्चन में भी सारी वैल्यूज़ परसेंटेज में दी हुई हैं। तो हम इस बार डायरेक्टली 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया 100 रुपीज़ हो गया, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने इस बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 2/3% सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 2/3% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 16 2/3% इज इक्वल टू 50/3%, यानी कि अगर हम 50/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/6 हो जाता है। सो गाइज आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के स्टेप्स को करने के लिए आपको अलग से कैलकुलेट ना करना पड़े। सो प्रॉफिट इज़ 1/6 ऑफ आवर सेलिंग प्राइस, यानी कि इतना परसेंट सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट हो गया हमारा सेलिंग प्राइस अपॉन 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 100/6, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हमसे पूछा गया कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 500/6। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस पता है, हमें प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज 100/6 डिवाइडेड बाई 500/6 इंटू 100, यानी कि 20%। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। रोहन फाइंड्स दैट CP ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि रोहन का जो 2750 आर्टिकल्स का सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो 2500 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी कि जितने रुपए में वो 2750 आर्टिकल ख़रीदता है उतने ही अमाउंट में वो 2500 आर्टिकल्स बेच देता है। तो गाइस वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से सीधा सीधा हमें समझ में आता है कि इसमें इस पूरी ट्रांजैक्शन में रोहन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई उसने 2750 आर्टिकल कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे ख़रीदे, बट उसने उसी अमाउंट पे उससे कम आर्टिकल बेचे, यानी कि अभी भी उसके पास में 250 आर्टिकल्स बचे हैं, जबकि उसने अपनी पूरी कॉस्ट प्राइस जो उसने अमाउंट लगाया था उस आर्टिकल्स को खरीदने में वो सारा अमाउंट ऑलरेडी गेन मतलब बेच के उससे वसूल लिया है।
अभी भी 250 आर्टिकल्स उसके हाथ में है, जिनको बेच के उसको जो भी मिलेगा वो प्रॉफिट के फॉर्म में जाएगा, यानी कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में रोहन को प्रॉफिट हो रहा है। तो सब मान लेते हैं कि एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, रेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज़ ₹1। सो 2750 आर्टिकल्स की कीमत कितनी हो गई? ₹2750। तो गाइज सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स। यानी कि सेलिंग प्राइस 2500 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 2750 आर्टिकल्स की कीमत कितनी थी हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग? 2750 रुपीज़। तो 2500 आर्टिकल्स की कीमत भी हो गई, ये इसका सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 2750 रुपीज़ हो गया। तो कॉस्ट और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो थी 2500 आर्टिकल की, अगर हम अपनी एजम्पशन के अकॉर्डिंग देखें कि भाई कॉस्ट प्राइस हमने हर एक आर्टिकल का 1 रुपये माना था, तो 2500 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 2500 रुपीज़। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया कि भाई 2500 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 2750 और कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपीज़। तो सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 2750 माइनस 2500, यानी कि 250 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, 250 अपॉन 2500 इंटू 100, यानी कि 10%। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। आफ्टर सेलिंग after selling 40 pence, Ramesh loses selling price of 10 pence. Find his loss percent. यानी कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई रमेश 40 पेन को जब बेचता है तो उसको 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस होता है, तो उसका लॉस परसेंटेज पूछा है। मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 1 रुपये है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई जब वो सारे 40 पेन, मतलब उसके पास 40 पेन है, वो पूरे के पूरे पेन जब बेच देता है तो उसका जो लॉस होता है, उसने जितना 10 रुपये में 10 पेन जितने रुपए में बेचे हैं उतने अमाउंट का उसको लॉस हो गया। यानी कि एक पेन की कीमत हमारी 1 रुपये है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी 1 रुपये है। हमने इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस को एज्यूम किया है कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज़ ₹1। तो 40 पेन्स का सेलिंग प्राइस जो है 40 रुपीज़, और उसको लॉस कितना रुपये का हो रहा है? उसको लॉस 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, यानी कि लॉस इज इक्वल टू 10 पेन्स की कीमत, यानी कि 10 रुपीज़। तो 40 पेन्स का सेलिंग प्राइस हो गया 40 रुपीज़, लॉस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, यानी कि 10 रुपीज़। तो हमसे पूछा क्या गया है? लॉस परसेंटेज। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस जो आना था वो आ गया 40 रुपीज़ एंड लॉस इज ₹10। सो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो भाई हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, हमारे लॉस दे दिया। अगर अब हम लॉस का फॉर्मूला अगर सोचें अपने दिमाग में, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो उस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 + 10, यानी कि 50 रुपीज़। यानी कि 50 रुपये का माल उसने खरीदा, यानी कि 50 रुपये के उसने पेन खरीदे, बट उसने बेच कितने में दिए? 40 रुपीज़ में। उसको लॉस कितना हुआ? 10 रुपये का। 50 माइनस 40, 10 रुपये का लॉस हुआ। तो गाइज़ अब हमारे पास आगे सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। कॉस्ट प्राइस आ गया, लॉस आ गया, हमें लॉस परसेंटेज पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस इज़ ₹50, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 10/50 इंटू 100, यानी कि 20% इज़ योर आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। So let's move on to next example. The profit earned when an article is sold for ₹800 is 20 times the loss incurred when it is sold at ₹275. यानी कि ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800। जब हम आर्टिकल को 800 रुपये में बेचते हैं तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 20 टाइम्स होता है किस अमाउंट के? लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज़, जब हम उस आर्टिकल को, अगर दो केस हैं इस क्वेश्चन में। पहला केस बोलता है कि भाई मैं आर्टिकल को 800 रुपये में बेचता हूँ। दूसरा केस बोलता है कि मैं उसी आर्टिकल को 275 रुपये, यानी कि 275 रुपीज़ में सेल करता हूँ। तो एक केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली जो ज़्यादा अमाउंट में बेचा गया होगा उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, जो कम अमाउंट में बेचा गया होगा उसमें लॉस हुआ होगा। तो 800 रुपीज़ में उसको कुछ प्रॉफिट होता है, 275 रुपीज़ सेलिंग प्राइस जब रखता है तो उसको कुछ लॉस होता है। तो जब 800 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है और 275 रुपीज़ बेचते अमाउंट में बेचते वक्त जो उसको लॉस हुआ है वो उसका 20 टाइम्स है, यानी कि पहले वाले केस का प्रॉफिट दूसरे वाले केस के लॉस का 20 टाइम्स है। हमसे पूछा गया है फाइंड एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल हिज गुड्स इफ़ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। यानी कि हमसे पूछा गया है कि भाई उसको कितने अमाउंट पे उस
आर्टिकल को बेचना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो 20% का प्रॉफिट हो। तो पहला केस हम लेते हैं। पहले केस में हमें सेलिंग प्राइस 1 यानी कि जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस 1 हो गया हमारा 800 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस 2 यानी कि जब जिस केस में उसको लॉस हो रहा है वो हो गया हमारा 275 रुपीज़। तो लेट्स मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज़ है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस हमें मानना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। तो पहले केस का प्रॉफिट कितना हो गया, एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एस पी 1 माइनस सी पी यानी कि 800 माइनस एक्स रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता है पहले केस में। सेकंड केस में जो उसको लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स ही रहेगी, सेलिंग प्राइस दूसरे केस का कितना है 275 रुपीज़। तो हमारा लॉस जो सेकंड केस का हो गया वो रुपीज़ एक्स माइनस 275। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई जब उसको प्रॉफिट होता है वो 20 टाइम्स है लॉस के कंपैरिजन में, यानी कि 800 माइनस एक्स इज़ 20 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 275। तो ये वैल्यू हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। 800 माइनस एक्स इजिकल टू 20 इंटू एक्स माइनस 275, क्योंकि 800 माइनस एक्स प्रॉफिट है आपका और एक्स माइनस 275 लॉस है, तो प्रॉफिट इजिकल टू 20 टाइम्स लॉस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस इज़ ओवर रुपीज़ 300। अब हमसे पूछा क्या गया कि भाई कितने अमाउंट पे हम बेचें कि उसको 20% प्रॉफिट होगा। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दी आकर, और हमें जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि अगर भाई 20% उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 100 प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया तो हम अगर कॉस्ट प्राइस का 120% निकाल देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ 300 यानी कि 360 रुपीज़। So your option D is correct answer. So let's move on to next example. Ram sells his table at 9% loss. If he had sold it for rupees 750 more, then he would have gained 7% profit. Find the initial price of his table. यानी कि क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि राम सेल्स हिज टेबल एट 9% लॉस। राम ने अपनी टेबल को 9% के लॉस पे बेच दिया। अगर उसने उसी टेबल को 750 रुपीज़ ज़्यादा पे बेचा होता, सपोज़ पहले केस में कुछ एक्स वाई मतलब मान लीजिए एक्स रुपये में उसने बेचा है जिसकी वजह से उसको 9% लॉस हुआ है, तो अगर सेकंड केस में वो 750 रुपीज़ ज़्यादा यानी कि उस टेबल को एक्स प्लस 750 रुपीज़ में बेचता है तो उसको गेन कितना होता है, 7% प्रॉफिट होता है उसको। तो हमसे बोला क्या गया कि इनिशियल प्राइस ऑफ द टेबल निकालना है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भाई 9% लॉस उसको किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे होता है, 750 ज़्यादा वो जब सेलिंग प्राइस रखता है तो उसको 7% का प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए कि इनिशियली जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 एक्स रुपीज़ हो गया, तो उसका लॉस जो है 9% है। इनिशियली वो बेच रहा होगा किसी अमाउंट पे, उसको 9% का लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो हमारा लॉस इज इक्वल टू 9%, यानी कि 9% ऑफ 100x मतलब 9x हो गया हमारा लॉस। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100x, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 100x माइनस 9x यानी कि 91x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 91x हमारा आ गया पहले केस का सेलिंग प्राइस जिसमें उसको 9% का लॉस हो रहा है। सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि भाई हम इसी सेलिंग प्राइस पे अगर 750 रुपये ज़्यादा का कीमत लगा दें, यानी कि 91x प्लस 750 रुपीज़ पे अगर हम उस आर्टिकल को बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 7% का प्रॉफिट। तो नया वाला जो केस 2 में जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 91x प्लस 750 रुपीज़। इस केस में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7% प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइज 7% प्रॉफिट किस कौन से अमाउंट के ऊपर होगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए 107% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 100x। नाउ एस पी शुड बी 107x। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, हमारा एस पी जो है 107x को 91x प्लस 750 के इक्वल कर देंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू निकल के आती है 46.875 रुपीज़, यानी कि
हमारा कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था एक्स, अभी सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू आई है, हमने कॉस्ट प्राइस माना कितना था 100 एक्स रुपीज़। तो इस एक्स को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इनिशियल प्राइस आ जाएगा टेबल का, जो कि हो गया सी पी इजिकल टू 100x, यानी कि 4687.5 मतलब 4687.5 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट अभी रह गया हो तो प्लीज़ जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन करिए, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और इससे थोड़ा और हायर लेवल के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कवर होते हैं उसके लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। कुछ इसके बाकी के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस।